हैं तो इस बात के साफ संकेत हैं कि लालू परिवार के और नीतीश कुमार के जो राजनीतिक रिश्ते हैं वो अभी खराब नहीं हुए हैं। और बार बार लालू प्रसाद यादव हैं या नीतीश कुमार हैं वो यही बयान देते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी के जो है सिस्टम ने यहाँ पर नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव से पहले वो आरजेडी के साथ गठबंधन करें। गिरा भी सकता है, इसीलिए बारंबार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लेकर चर्चा होती है कि अगर ये दोनों एनडीए कुनबे को छोड़ दें, एनडीए कुनबे से अलग हो जाएं, तो यहाँ जो सरकार मोदी जी चला रहे हैं उसको गिरने में चंद मिनट भी नहीं लगे, क्योंकि बहुमत से जो है बीजेपी को बैकफुट पर लाया जा सकता है। और जाहिर सी बात है क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस केंद्र सरकार में वो महत्वपूर्ण कड़ी हैं जिनके आधार पर ही ये गठबंधन की सरकार जो है चलती हुई नजर आ रही है। यदि ये पैर पीछे खींचते हैं तो मोदी की सरकार के लिए यहाँ पर मुश्किलें खड़ी। तो क्या नीतीश कुमार शरद पवार के ऑफर को अपनाते हुए नजर आएंगे? क्या शरद पवार ने जिस तरीके से उनकी पार्टी ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर बयान दिया है, क्या उसके कारण अब एनडीए में फूट पड़ती हुई नजर आएगी? दरअसल हाल ही में जिस तरीके से लालू यादव ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार को ऑफर दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने उस ऑफर को ठुकरा दिया। लेकिन अब सबसे बड़े राजनीति के चाणक्य शरद पवार की एनसीपी पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार को ऑफर दिया गया है और उस बयान में कहा गया है कि नीतीश कुमार अगर हमारे साथ आते हैं तो उनका स्वागत है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बदौलत जो केंद्र की बीजेपी की सरकार है वो टिकी हुई है और ऐसे में वो दोनों ही अगर हमारे साथ आते हैं, सरकार गिराते हैं, तो उनका मोस्ट वेलकम है। तो क्या इस वेलकम को अब स्वीकार करेंगे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है? आखिर क्यों शरद पवार की पार्टी की तरफ से ये ऑफर अचानक दिया गया, जहां नीतीश कुमार को लेकर इस वक्त कयास लगाए जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को खुद समझ नहीं आ रहा कि नीतीश कुमार पर भरोसा जताया जाए या फिर नीतीश कुमार को जाने दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव के बाद अब शरद पवार की एनसीपी पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को ऑफर दिया गया। मेरे साथ न्यूज रूम में तमाम जो सहयोगी हैं वो मौजूद हैं और उनसे चर्चा करेंगे, जानने और समझने का प्रयास करेंगे इस वक्त क्या हालात हैं राजनीति क्षेत्र में। मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो हाल ही में जो एनसीपी पार्टी है उसकी तरफ से लगातार बयान दिया गया कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बदौलत जो केंद्र की सत्ता है वो टिकी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव को नीतीश कुमार के लिए जो ऑफर था वो कहीं ना कहीं ठुकरा दिया। तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी राजनीति के बहुत सारे रंग देखने बाकी हैं। बिहार में अभी चूंकि 7-8 महीने के बाद चुनाव है, तो ऐसे में अभी से बहुत सारी जो चीज़ें हैं, समीकरण हैं, वो बनते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन सिराज, आप ये ज़रा देखिए कि जिस तरह से नीतीश कुमार का जिक्र हो रहा है, जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू का जिक्र हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि इनकी बदौलत कहीं ना कहीं जो एनडीए सरकार है वो टिकी हुई है। देखिए, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अगर दोनों की सीटों का आप जोड़ें तो लगभग 30 सीटों के आसपास के आंकड़ा बन जाता है और ये अपने आप में इतना बड़ा नंबर है कि जो सरकार बना भी सकता है और गिरा भी सकता है। इसीलिए बारंबार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लेकर चर्चा होती है कि अगर ये दोनों एनडीए कुनबे को छोड़ दें, एनडीए कुनबे से अलग हो जाएं, तो यहाँ जो सरकार मोदी जी चला रहे हैं उसको गिरने में चंद मिनट भी नहीं लगे, क्योंकि बहुमत से कोसों दूर है बीजेपी। इसीलिए जो उनके सहयोगी दल है उनकी हर एक बात मानने पे कहने के मजबूर दिखाई पड़ते हैं और यहाँ तक कि जो सहयोगी दल हैं वो भी कहने के अपना रौब दिखाते हुए नजर आते हैं। आप जरा देखिए, नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं और यहाँ पर स्वर्गीय मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात करते हैं, कांग्रेसी नेताओं के कह सकते हैं नेताओं से मुलाकात करते हैं, लेकिन बीजेपी के एक भी नेता से मुलाकात नहीं करते। फिर अमित शाह के बारे में पता लगता है कि भाई वो बिहार जाने वाले हैं, बिहार दौरा होने वाला है। नीतीश कुमार को फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी प्रगति यात्रा पर निकल जाते हैं और यहाँ पर अमित शाह को अपना दौरा रद्द करना पड़ता है। इसी तर्ज पर देखा जा रहा है 18 तारीख को एक बड़ी मीटिंग भी होने वाली है पटना के अंदर। तो ये तमाम जो पहलू हैं इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं सिराज की अगर यहाँ उठक पटक जो कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल तौर पर हम उठक पटक कह सकते हैं अगर वो हुई तो जाहिर बात है कि एनडीए सरकार कहीं ना कहीं मुश्किलों में पड़ सकती है। और जो मोदी जी 5 साल सरकार चलाने की बात करते हैं उनकी तमाम उम्मीदें यहाँ पर उनको झटका लगता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि जैसा शुरुआत में मैंने कहा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दो ऐसे मजबूत पिलर हैं एनडीए के जिनके ऊपर कहीं ना कहीं सरकार टिकी हुई है, रुकी हुई है। अगर ये दोनों पिलर वहां से खिसक जाते हैं, हट जाते हैं, तो सरकार को गिरने में वक्त नहीं लगेगा। जी बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से इस वक्त देश की जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं इसको लेकर के अब कई सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में जिस तरीके से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनसे मुलाकात नहीं करते हैं, वक्त नहीं देते हैं और खाली हाथ लौट आते हैं नीतीश कुमार। लेकिन फिर बारी आती है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार जैसे ही अमित शाह की प्लानिंग होती है कि वो बिहार का दौरा करेंगे, वो पटना में नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार पटना छोड़ देते हैं। वो अपनी प्रगति यात्रा के दौरान चले जाते हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार इसके जरिए कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और इन सबके बीच लालू प्रसाद यादव के बाद शरद पवार की एनसीपी पार्टी की तरफ से यह बयान देना कि नीतीश कुमार आते हैं तो उनका स्वागत है, उनका मोस्ट वेलकम करेंगे हम, क्योंकि उनकी बदौलत केंद्र की सत्ता टिकी हुई है। मेरे साथ दिनेश मौजूद हैं। दिनेश, आप तमाम राजनीतिक घटनाक्रम को देखते ही नजर आ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप शरद पवार जैसे बड़े नेता की पार्टी की तरफ से ऑफर देना? देखिए, यहाँ पर नीतीश कुमार को लेकर के यहाँ एक पार्टी नहीं बल्कि तमाम राजनीतिक दलों में यही चर्चा है कि नीतीश कुमार का बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या रुख रहेगा, क्योंकि पिछली बार उन्होंने ऐसा ही कुछ यहाँ पर किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के साथ थे, लेकिन विधानसभा के चुनाव जो हुए उसके बाद तेजस्वी यादव के साथ आगे सरकार चलाई करीब 17 महीने तक, और उसके साथ ही ये ऐलान करते हुए भी नजर आए थे कि अब बिहार का भविष्य जो है वो तेजस्वी यादव ही है। लेकिन सिराज, महत्वपूर्ण चीज ये है, 28 जनवरी 2024 को अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर के आरजेडी से गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ दोबारा चले गए नीतीश कुमार। वहां पर सरकार बनाए और उसके बाद ये कहा कि अब कहीं नहीं जाएंगे, यानी कि अब बीजेपी के साथ ही रहेंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं उनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर लगातार ही सवाल खड़े होते रहे। तमाम जो है मीडिया रिपोर्ट्स में यही सवाल, आखिरकार यही जो है चर्चाएं चलती रहती है कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर आखिरकार कैसे विश्वास किया जाए। लेकिन आपने जो कहा कि शरद पवार ने भी ये यहाँ पर जो है पक्ष किया है कि इंडिया ब्लॉक में यदि वो शामिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को बैकफुट पर लाया जा सकता है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस केंद्र सरकार में वो महत्वपूर्ण कड़ी हैं जिनके आधार पर ही ये गठबंधन की सरकार जो है चलती हुई नजर आ रही है। यदि ये पैर पीछे खींचते हैं तो मोदी की सरकार के लिए यहाँ पर मुश्किलें खड़ी होंगी। लेकिन नीतीश कुमार के लिए पिछले 3 महीने में हम देखें तो अहम फैक्टर ये है कि उन्होंने पीएम मोदी को लेकर किसी भी तरीके की कोई टिप्पणी नहीं की है। यहाँ तक कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार इकाई के जो हैं दिलीप जायसवाल, उनसे यह सवाल पूछा गया कि नेतृत्व किसका होगा विधानसभा चुनाव में। उन्होंने पहले नीतीश कुमार का नाम लिया, फिर बीजेपी का नाम लिया और उसके बाद ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये तय करेंगे कि बीजेपी में एनडीए, यहाँ पर बिहार में एनडीए का नेतृत्व कौन करे। यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और विधानसभा के चुनाव जो है इस साल के आखिर में होने वाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार क्या वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि उन्होंने बिहार को विशेष आर्थिक पिछड़ा राज्य का दर्जा जो मांगने की कोशिश की केंद्र से, वो नहीं मिला। बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग की गई, वो भी नहीं मिला। हालांकि इस जो बजट में जो प्रावधान किया गया उसमें बिहार को कोई बड़ा आर्थिक पैकेज जरूर मिला, लेकिन विशेष जो पिछड़े राज्य का दर्जा एक जो मिलता है उसमें केंद्र सरकार जो तमाम जो बजट है उसमें एलोकेशन करती है और उस बजट एलोकेशन का 30% हिस्सा जो है वो जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाता है वो पैसा। तो यहाँ पर भी नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री की कार्यशैली से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। इस बात का सीधा उदाहरण आप ये देख लीजिए कि पिछले दिनों जब दिल्ली दौरे पर आए नीतीश कुमार, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से तो मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद बीजेपी के किसी भी लीडर से बिना मुलाकात किए वापस पटना लौट जाते हैं, राजभवन पहुंचते हैं। राजभवन पहुंचकर नीतीश कुमार से इस्तकबाल स्वीकार भी करते हैं। तो इस बात के साफ संकेत हैं कि लालू परिवार के और नीतीश कुमार के जो राजनीतिक रिश्ते हैं वो अभी खराब नहीं हुए हैं। और बार बार लालू प्रसाद यादव हैं या नीतीश कुमार हैं वो यही बयान देते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी के जो है सिस्टम ने यहाँ पर नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव से पहले वो आरजेडी के साथ गठबंधन करेंगे। यदि ऐसा हुआ तो बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। राजनीति में भले ही लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों ही अलग पार्टियों के नजर आते हैं, लेकिन पारिवारिक लिहाज से देखा जाए या दोस्ताना लिहाज से देखा जाए तो कभी भी राजनीतिक गलियारों में इस बात को नहीं कहा जा सकता कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच रिश्ते या फिर दोस्ती खत्म हो गई। और यही वो बड़ी वजह है कि लगातार सत्ता में बने रहने के बावजूद नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के परिवार से लगातार संपर्क में रहते हैं, लालू प्रसाद यादव के परिवार के संपर्क में रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक शख्स ऐसा है जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, वो शख्स है प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान चिराग पासवान।
बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की भूमिका सबको पता है। जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस से टिकट जो है उनको नहीं दिया जाता है लोकसभा चुनाव में, उसके बाद चिराग पासवान को 5 सीटें दी जाती हैं और वहां पर चिराग पासवान 100% जीत के साथ कहीं ना कहीं सभी सीटों पर जीत हासिल करते हैं। लेकिन इन दिनों वो खामोश नजर आ रहे हैं। सरकार बनने के बाद भी कई मुद्दों पर वो एनडीए को घेरते हुए नजर आए थे, खासतौर पर लेटर एंट्री का मुद्दा हो या फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात हो, वक्फ संशोधन बिल की बात हो या फिर और भी तमाम मुद्दे थे जिसको लेकर चिराग पासवान ने सवाल खड़े किए थे अपने ही सरकार के खिलाफ। मेरे साथ राहुल मौजूद हैं। राहुल जी, जिस तरीके से देखा जाए तो चिराग पासवान का जो रुख रहा था शुरुआती दौर में जब सरकार बनी थी, लेकिन अब वो खामोश नजर आ रहे हैं और खासतौर पर जब अंबेडकर जैसे जो कह सकते हैं विवाद हमने देखे, उसके बाद से देखा गया कि वक्फ संशोधन बिल को मामला चल ही रहा है, उसके बाद एनडीए में जिस तरीके से अभी कह सकते हैं टूट की कगार पर एनडीए है, तो इसको लेकर के चिराग पासवान की खामोशी, हाल ही में उनके जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं हुल्लास पांडे, उनके ठिकानों पर छापे मारे गए ईडी के, क्या लगता है आपको कि चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कुछ बड़ा खेल करने की तैयारी कर रहे हैं? जी, इसराज भाई, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अभी हाल ही में हम देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आरक्षण को लेकर, देखिए पिछले साल जब आया हुआ था तो उस पर जिनमें अपनी सहयोगी पार्टियों पर निशाना साधने वाले सबसे पहले चिराग पासवान थे। विपक्षी पार्टियों ने तो बात रखी ही थी जिसमें मायावती, अखिलेश, तमाम लोग थे। और देखिए चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ वो बोलते हैं, लेकिन ये भी देखा जाता है कि वो जनता के मुद्दों के साथ हमेशा से खड़े रहे। देखिए जिस तरीके से हम देखते हैं कि बिहार में जो दलित बस्ती को जला दिया गया था, उस पर जो है चिराग पासवान ने अपनी बात रखी थी। जो पासवान समाज पर लाठीचार्ज हुआ उस पर उन्होंने अपनी बात रखी थी। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जैसे विशेष राज्य का जो दर्जा है बिहार को, जो अभी तक नहीं मिला है, इस पर नीतीश कुमार को भी वो घेरते नजर आए थे। और देखिए सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण जो मुद्दा बन जाता है वो है बीपीएससी का, जो बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर जो हजारों छात्र जो बैठे हुए थे, वो छात्र ये मांग कर रहे थे कि इस परीक्षा को दोबारा करवाई जानी चाहिए। इसमें हम देख रहे थे कि बीजेपी का कोई भी नहीं बोल रहा था, लेकिन इसमें चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखने के बाद वो ये कहते हैं कि नीतीश जी को इस मामले पे कदम उठाना चाहिए, इन बच्चों के भविष्य का सवाल है। और देखिए बिहार का देखिए विधानसभा का इस साल चुनाव भी होने वाला है, नवंबर की शुरुआत या शायद लास्ट में कुछ तारीख का ऐलान हो सकता है। दिल्ली का तो हो ही चुका है, मिल्कीपुर का हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चर्चाएं भी रहेंगी। जिस तरीके से पिछले साल देखिए झारखंड का जो चुनाव विधानसभा का हुआ उसमें 1 सीट दी गई थी चिराग पासवान की पार्टी को। तो क्या जो बिहार में जो इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो इसमें से क्या 10 सीट भी उन्हें मिलती है या 15 सीट मिलती है? लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि क्या चिराग पासवान जिस तरीके से तमाम मुद्दों पर अपनी ही सरकार के खिलाफ मुखर रहे हैं, और एक बयान उन्होंने कुछ वक्त पहले दिया था कि ये कहा था कि सीएम बनने का अगर मौका मिलेगा तो बनेंगे। उन्होंने कहा बिहार की जो राजनीति है उसमें वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी भी रखते हैं। तो शायद ये देखा जा रहा है कि अगर आने वाले वक्त में अगर वो विपक्ष के साथ जाते हैं तो क्या इसका बड़ा फायदा उन्हें मिलेगा, और या फिर एनडीए के साथ रहते हैं तो क्या एनडीए बिहार में उनको कुछ बड़ा जो है अगर देखा जाए तो वो दे सकती है। जी बिल्कुल राहुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है दर्शकों की इस वक्त नीतीश कुमार को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और इस लिहाज से भी जरूरी हो जाते हैं क्योंकि देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव के बाद अब शरद पवार की एनसीपी पार्टी की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर इंडिया गठबंधन का रुख करते हैं, इंडिया गठबंधन में आते हैं, तो उनका स्वागत हम करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बदौलत इस वक्त भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में बनी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार क्यों बार बार इस बात की सफाई दे रहे हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब कहीं ना कहीं हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। क्या नीतीश कुमार पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल कर रहे हैं? क्योंकि देखा जाए तो अभी 18 जनवरी को इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक है पटना के मौर्य होटल में। उस बैठक में क्या होगा ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल बन जाता है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।